डे 1 से शुरू हुई ये जर्नी डे 6 तक आते आते एक बात तो साफ हो जाती है कि कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस फॉर एनी एग्जाम। अगर आप अभी तक इन वीडियोस के साथ कंसिस्टेंट हैं तो आपको अपनी परीक्षा में पास होने से कोई नहीं रोक सकता। हेलो एवरीवन, 1000 क्वेश्चन सीरीज के डे 6 में आपका स्वागत है। अगर आपने पिछले 5 दिन पूरे किए हैं तो आप ऑलरेडी बाकी लोगों से आगे हैं और आज हम उसी मोमेंटम को और मजबूत करने वाले हैं। आज के सवाल सिर्फ नॉलेज के नहीं होंगे बल्कि आपके सोचने का तरीका भी बदलेंगे। तो चलिए फोकस के साथ शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 के साथ। प्रश्न नंबर 1, 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पहला किसान मार्च किसके द्वारा आयोजित किया गया था? ऑप्शन है आपके पास महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू या सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि जवाहरलाल नेहरू। 1920 में उत्तर प्रदेश में जो किसान आंदोलन शुरू किया था, किसान मार्च शुरू किया था, वो शुरू किया था रामचंद्र ने। ठीक है, रामचंद्र ने। ठीक है, इन्होंने किसानों को संगठित किया और संगठित करने के बाद जवाहरलाल नेहरू ने उन किसानों का क्या किया? नेतृत्व किया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 2, भूदान ग्रामदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? विनोबा भावे, एम के गांधी, जयप्रकाश नारायण या आचार्य कृपलानी। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि विनोबा भावे। इस ग्रामदान आंदोलन में जो लोग थे वो स्वेच्छा से यानी कि अपनी इच्छा से जो है भूमि दान दे रहे थे। ठीक है, और ये घटना कब की है? ये घटना है 1951 की, जो कि पोचमपल्ली आज के तेलंगाना में शुरू हुई थी। प्रश्न 3, 1928 के बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है आपके पास लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू या विपिन चंद्र पाल। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारदोली सत्याग्रह हुआ था, जो कि किसके लिए हुआ था? कर बढ़ोतरी के लिए। अंग्रेजों ने कर में जो बढ़ोतरी की थी उसके विरोध में ये सत्याग्रह जो है शुरुआत की गई थी। और इसकी सफलता के बाद, इस सत्याग्रह की सफलता के बाद जो महिलाएं थी जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था, उन महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 4, निम्नलिखित में से कौन अवध के कृषक आंदोलन का नेता था? बाबा रामचंद्र, महात्मा गांधी, बी.आर. अम्बेडकर या अल्लूरी सीतारमन राजू। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, बाबा रामचंद्र। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 5, निम्नलिखित में से किनके द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई थी? ऑप्शन है आपके पास सिपाहियों के द्वारा, बागान श्रमिकों के द्वारा, किसानों के द्वारा या जमींदारों के द्वारा। तो सभी को पता है ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाता है यानी कि सिपाहियों के द्वारा। वे भारतीय जो अंग्रेजी हुकूमत के लिए सिपाही की नौकरी करते थे, उनके द्वारा 1857 की लड़ाई जो है शुरू की गई थी। प्रश्न 6, 1857 के विद्रोह का परिणाम क्या था? शक्ति क्राउन को मिलना, धार्मिक दमन, जमींदारी समाप्त या सैनिक अनुपात बढ़ा। तो आप सभी को पता है कि 1857 का विद्रोह जब हुआ था तो उसमें दोनों ही तरफ की जो है बहुत ज्यादा हानि हुई थी। और इस क्रांति के बाद 1858 के अधिनियम के तहत भारत का शासन जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर क्राउन के पास चला गया था। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट हो जाता है यानी कि शक्ति जो है वो क्राउन के पास चली गई थी। चलिए प्रश्न 7, कानपुर के 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बहादुर शाह, नाना साहेब, शाहमल या मौलवी अहमदुल्ला। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि नाना साहेब ने कानपुर से 1857 के विद्रोह का बिगुल फूंका था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 8, मंगल पांडे किस स्थान पर स्थित 34वें मूल इन्फेंट्री रेजिमेंट में सिपाही थे? ऑप्शन है आपके पास लखनऊ, बलिया, बैरकपुर या मेरठ। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि बैरकपुर में। ठीक है, और यहीं से ही जो विद्रोह था उसकी शुरुआत हुई थी। चलिए प्रश्न 9, रानी अवंतीबाई लोधी ने कहां से अंग्रेजों के खिलाफ 4000 की सेना का नेतृत्व किया? झांसी, फैजाबाद, रामगढ़ या मंडला। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि रामगढ़। मध्य प्रदेश में स्थित रामगढ़ की रानी जो थी अवंतीबाई लोधी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपनी सेना का नेतृत्व किया था। प्रश्न 11, मेरठ छावनी माफ कीजिए प्रश्न 10, मेरठ छावनी में 1857 के सैनिक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? 8 मई 1857, 11 मई 1857,
10 मई 1857 या 9 मई 1857? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 10 मई 1857 में 1857 की सैनिक विद्रोह की शुरुआत हुई थी। प्रश्न 11, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों को सहायता प्रदान नहीं की थी? तो ग्वालियर के सिंधिया, बेगम हजरत महल, हैदराबाद के निजाम या भोपाल के नवाब? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों को सहायता नहीं दी थी, बल्कि उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। कहां से लड़ी थी? लखनऊ से लड़ी थी। ठीक है, लखनऊ से लड़ी थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 12, 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? कस्तूरबा गांधी, भीकाजी कामा, सरोजनी नायडू या बेगम हजरत महल? देखो अभी हमने पढ़ा था कि बेगम हजरत महल ने लखनऊ से अंग्रेजों के खिलाफ जो है लड़ाई लड़ी थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। प्रश्न 13, 1857 में सिपाहियों को किस कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूस पर आपत्ति थी? एटकिंस, एनफील्ड, रेमिंगटन या विचेस्टर? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एनफील्ड। एनफील्ड की राइफलों पर जो गाय और सुअर की चर्बी, इस बात की वजह से विद्रोह का तत्काल जो है विद्रोह जो है एकदम से फैला था। ठीक है, कि एनफील्ड की राइफल में जो है जो गाय है और जो सुअर है उनकी चर्बी का इस्तेमाल होता है। इस बात को लेकर सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया था। प्रश्न 14, तात्या टोपे को अंग्रेजों ने 1859 में कहाँ फांसी दी थी? झांसी, कानपुर, शिवपुरी या सागर? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शिवपुरी में। चलिए प्रश्न 15, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? जोधपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ या जयपुर? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चित्तौड़गढ़ में स्थित है। इसे किसने बनवाया था? इसे राणा कुंभा ने, ठीक है, राणा कुंभा ने बनवाया था। राणा कुंभा ने बनवाया था। चलिए प्रश्न 16, दिल्ली का लाल किला निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने बनवाया था? औरंगजेब, शाहजहां, अकबर या जहांगीर? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शाहजहां ने बनवाया था। चलिए प्रश्न 17, असीरगढ़ किला जिसे दक्कन का दरवाजा भी कहा जाता है, किसने बनवाया था? शिवदत्त अहीर ने, ईश्वर सेन अहीर ने, आशा अहीर ने या रुद्र सिंह अहीर ने? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आशा अहीर ने। ठीक है, ये किला कहाँ स्थित है? ये किला स्थित है बुरहानपुर मध्य प्रदेश में, जो कि जो भारत का दक्षिण है उसका दरवाजा माना जाता है। ठीक है, यानी कि दक्षिण में प्रवेश का द्वार माना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 18, सुल्तान फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनवाया गया फिरोज शाह कोटला किला किस नदी के तट पर है? गोदावरी, गंगा, हिंडन या यमुना? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यमुना। सभी को पता है कि कोटला किला कहाँ पर है? दिल्ली में है। और दिल्ली जो है किस नदी के तट पर स्थित है? दिल्ली यमुना नदी के तट पर स्थित है। चलिए प्रश्न 19, दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद किसके द्वारा बनवाई गई थी? शाहजहां, अलाउद्दीन खिलजी, अकबर या शेर शाह? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शाहजहां के द्वारा जामा मस्जिद का निर्माण करवाया गया था, जिसका निर्माण 1656 में पूर्ण हुआ था। ठीक है, 1656 में इस मस्जिद का निर्माण जो है वो पूर्ण हुआ था। प्रश्न 20, बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? मेरठ, आगरा, कानपुर या इलाहाबाद? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आगरा। बुलंद दरवाजा जो है वो उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित है। प्रश्न 21, ताजमहल के प्रसिद्ध सुलेखक यानी कि कैलीग्राफर जो थे वो कौन थे? गयासुद्दीन, अल बुखारी, अमानत खान शिराजी या मोहम्मद अब्दू? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अमानत खान शिराजी। जो आपने ताजमहल अगर आपने देखा है तो ताजमहल की दीवारों पर कुरान की जो आयतें हैं वो बहुत सुंदर तरीके से लिखी गई हैं, तो इन्हें लिखने का श्रेय जो है वो अमानत खान शिराजी को जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 22, दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ किस परिसर में स्थित है? जामा मस्जिद, लाल किला, कुतुब मीनार या हुमायूं का मकबरा? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कुतुब मीनार के परिसर में जो है दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ स्थित है, जो कि अपनी जंग रोधी क्षमता के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न 23, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनवाया गया अलाई दरवाजा कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आपके पास आगरा, अवध, नई दिल्ली या वारंगल? तो इसका सही आंसर है आपके पास नई दिल्ली। जो कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार, ठीक है, जो प्रवेश द्वार है उसे ही खिलजी की वास्तुकला का बेहतरीन नमूना माना जाता है और उसी को कहा जाता है अलाई दरवाजा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 24,
प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली किस मुगल शासक के सहयोगी थे? बाबर, अकबर, जहांगीर या हुमायूं? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि हुमायूं। हुमायूं जब फारस से भारत की तरफ लौट रहे थे तो वो अपने साथ मीर सैयद अली को भी लेकर आए थे, ठीक है, क्योंकि वो उनकी चित्रकारी से बहुत ज्यादा मतलब खुश थे उनकी चित्रकारी से। प्रश्न 25, पंचमहल निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? हवा महल, ग्वालियर किला, फतेहपुर सीकरी या आगरे का किला? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि फतेहपुर सीकरी में स्थित है। प्रश्न 26, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? इमामबाड़ा लखनऊ, निशात बाग जम्मू कश्मीर, कोटला दिल्ली, हुमायूं का मकबरा उत्तर प्रदेश। देखो इमामबाड़ा लखनऊ में है, ये तो सही है। निशात बाग जम्मू कश्मीर में है, कोटला दिल्ली में है, लेकिन हुमायूं का मकबरा यूपी में नहीं है। हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? हुमायूं का मकबरा स्थित है दिल्ली में, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है, तो ये वाला आंसर करेक्ट हो जाता है, क्योंकि वो पूछ रहा है कि कौन सा युग्म सही नहीं है। प्रश्न 27, कुतुब मीनार के निर्माण में किस राजा ने योगदान नहीं दिया? फिरोज शाह, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी या इल्तुतमिश? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि अलाउद्दीन खिलजी। देखो फिरोज शाह जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, उन्होंने कुतुब मीनार की नींव रखी थी, तो सबसे पहले नींव इन्होंने रखी। दूसरा, इसके बाद जो है इल्तुतमिश, उसने आगे की बिल्डिंग को पूरा करा, और सबसे ऊपर की यानी कि सबसे ऊपर की जो मंजिल थी उसे फिरोज शाह ने पूरा किया था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार में कोई रोल नहीं प्ले किया था। प्रश्न 28, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सिमुक, हाल, गौतमीपुत्र या यज्ञश्री? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि सिमुक। प्रश्न 29, किस प्राचीन विश्वविद्यालय को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है? नालंदा विश्व महाविहार, BHU, विक्रमशिला या वल्लभी? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि नालंदा महाविहार। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? हर्षवर्धन, सिम्हा विष्णु, महेंद्र वर्मन या दंती दुर्ग? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि दंती दुर्ग। इन्होंने चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन को हराकर राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। प्रश्न 31, निम्नलिखित में से कौन सी हर्षवर्धन की पहली राजधानी थी? पाटलिपुत्र, थानेश्वर, वैशाली या कन्नौज? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि थानेश्वर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 32, समुद्रगुप्त की प्रशस्ति किस कवि द्वारा रचित थी जिसे अशोक स्तंभ पर अंकित किया गया? भारवी, भास, हरिसेन या बाणभट्ट? तो आप सभी को पता है कि समुद्रगुप्त के जो दरबारी कवि थे जिन्होंने उनके बारे में बहुत ज्यादा उल्लेख किया है, वो कौन थे? वो थे हरिसेन, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 33, किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था? चंद्रगुप्त द्वितीय, श्रीगुप्त, स्कंदगुप्त या समुद्रगुप्त? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि समुद्रगुप्त द्वितीय। इनके दरबार में नवरत्न थे जिनमें कालिदास जैसे महाकवि भी शामिल थे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 34, खगोलविद वारामिहिर और कवि कालिदास किसके दरबार का हिस्सा थे? विक्रमादित्य, बिंबिसार, बिंदुसार या पृथ्वीराज? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, इसीलिए उन्हें विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था। चलिए प्रश्न 35, हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित हुई? कुरुक्षेत्र, मगध, पाटलिपुत्र या कन्नौज? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि कन्नौज जो है उन्होंने अपनी राजधानी स्थानांतरित की, क्योंकि अपनी बहन राजश्री की सहायता के लिए। प्रश्न 36, भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध चिकित्सक धन्वंतरी कौन थे? मौर्य सेनापति, विक्रमादित्य चिकित्सक, नाटककार या चित्रकार? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि विक्रमादित्य चिकित्सक। धन्वंतरी जो थे वो आयुर्वेद के जनक माने जाते हैं, और जो विक्रमादित्य यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय थे उनके दरबार में मतलब दरबारी चिकित्सक थे, उनके मतलब उनके नवरत्नों में शामिल थे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विक्रम संवत का प्रारंभ कब हुआ? 57 ईसा पूर्व, 78 ईसा पूर्व, 57 ईस्वी या 78 ईस्वी? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि 57 ईसा पूर्व। ये ध्यान रखना है कि ईसा पूर्व की बात हो रही है, ठीक है। चलिए प्रश्न 38, हर्षवर्धन ने इनमें से कौन से 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया था? पंजाब जयपुर, पंजाब उड़ीसा, पंजाब यूपी या राजस्थान उड़ीसा? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि पंजाब और उड़ीसा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है, पंजाब और उड़ीसा। प्रश्न 39,
वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था, काशी, प्रयाग, अयोध्या या सारनाथ। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रयाग। जो हर्षवर्धन थे वो प्रत्येक 5 वर्ष में महामोक्ष परिषद का आयोजन करते थे, कहां पर? प्रयाग में। चलिए प्रश्न 40, कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? कौशाम्बी, कुशीनगर, श्रावस्ती या थानेश्वर। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। अभी हम पिछले क्वेश्चन में पढ़ के आ रहे हैं कि उनकी राजधानी जो है थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित हुई थी? कन्नौज स्थानांतरित हुई थी। चलिए प्रश्न 41, गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासक कौन थी? कुबेर नागा, प्रभावती गुप्त, राजश्री या कुमार देवी। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रभावती गुप्त, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी और वकाटका नरेश की पत्नी थी। ठीक है, चलिए प्रश्न 42, 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था? तोमर वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश या तुगलक वंश। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तोमर वंश का। चलिए जयचंद किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के विश्वघात के बाद मारा गया? नहीं, ये क्वेश्चन टाइपिंग गलत हुई है। जयचंद ने पृथ्वीराज को धोखा दिया था। तो ये क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए कि जयचंद को किस युद्ध में मारा गया था? तरायन 1192, चंदावर 1194, कन्नौज 1194 या चंदेरी। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चंदावर 1194 में मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के राजा जयचंद को हरा दिया था और इसी युद्ध में जो है इनको मृत्यु भी प्राप्त हुई थी। प्रश्न 44, निम्नलिखित में से कौन से वंश ने भारत के दक्षिण भाग पर शासन नहीं किया? चेर, चोल, पांडे या राजपूत। देखो हमने एंशियंट हिस्ट्री में पढ़ा था कि चेर, चोल और पांडे ये 3 शासन जो थे वो सदर्न इंडिया में यानी कि दक्षिण भारत में राज करते थे, लेकिन राजपूत कहाँ थे? वो नॉर्थ इंडिया में थे। तो ये इस ऑप्शन को गलत कर देता है और इसने पूछा ही है, शासन नहीं किया था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाता है। प्रश्न 45, पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है? पश्चिमी, पूर्वी, दक्षिणी या उत्तरी। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पूर्वी। प्रश्न 46, पाल वंश का पहला शासक कौन था? देवपाल, रामपाल, गोपाल या महिपाल। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गोपाल। प्रश्न 47, ऐतिहासिक बंटवाल नदी कर्नाटक के दक्षिण में किस नाम से जानी जाती है? नेत्रावती नदी, गौतमी नदी, कालिंदी नदी या पोत्रेयर नदी। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, नेत्रावती नदी के नाम से जानी जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 48, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर पल्लव राजवंश द्वारा बनवाया गया था? नागेश्वरम, महाबलीपुरम, बृहदेश्वर या हजारा। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महाबलीपुरम का निर्माण जो है वो पल्लवों ने करवाया था। प्रश्न 49, कौन सा संग्रहालय संगम युग के दौरान तमिलों के जीवन को प्रदर्शित करता है? विवेकानंद, नेपियर, फोर्ट सेंट जॉर्ज या कीझाड़ी। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कीझाड़ी। प्रश्न 50, चोल साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? आदित्य प्रथम, विजयला चोल, अरिंजय चोल या परांतक चोल। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विजयला चोल। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा शिव मंदिर चोल शासकों द्वारा नहीं बनाया गया? नटराज चिदम्बरम, गोंडेश्वर सिन्नार, पलाई वनाथर या बृहदेश्वर। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गोंडेश्वर सिन्नार का जो है निर्माण चोल शासकों ने नहीं करवाया था। ठीक है। प्रश्न 52, महोदयपुरम के चेर साम्राज्य में बोली जाने वाली संभावित भाषा कौन सी थी? मलयालम, तमिल, संस्कृत या फारसी। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मलयालम। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 53, सिंचाई के लिए चोल झील का निर्माण किस चोल शासक ने करवाया था? अधिराज, राजेंद्र प्रथम, राजाराज प्रथम या कोलुतुंग। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजेंद्र प्रथम ने जो है चोल झील का निर्माण करवाया था सिंचाई के लिए। प्रश्न 54, कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है? तमिल साहित्य, वैदिक साहित्य, उर्दू साहित्य, संस्कृत साहित्य। ये क्वेश्चन तो सभी को पता होना चाहिए कि संगम साहित्य तमिल साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है। चोलों द्वारा जैन सभाओं को दान में दिए जाने वाले भूमि को क्या कहा जाता था? वेल्लानवगाई, शालाभोग, पल्लिच्छादनम या ब्रह्मदेव। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पल्लिच्छादनम।
प्रश्न 56, अवध के कृषि आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन है आपके पास बाबा रामचंद्र, महात्मा गांधी, सरदार पटेल या जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बाबा रामचंद्र। अगर आप वीडियो ध्यान से देख रहे हैं तो ये क्वेश्चन हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। प्रश्न 57, 1857 के विद्रोह के दौरान फैजाबाद से नेतृत्व करने वाले अग्रणी व्यक्ति कौन थे? नाना साहेब, खान बहादुर, मौलवी अहमदुल्ला या तात्या टोपे। तो पूछ रहा है कि फैजाबाद से कौन नेतृत्व कर रहा था, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाता है, यानी कि मौलवी अहमदुल्ला जो थे फैजाबाद से अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध का नेतृत्व कर रहे थे। प्रश्न 58, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह का मुख्य केंद्र मेरठ किस स्थिति को विद्रोह में आया, यानी कि मेरठ में विद्रोह कब पहुंचा था? तो 10 मई 1857, 12 मई 1857, 15 मई 1857 या 20 मई 1857। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 10 मई 1857। प्रश्न 59, अकबर द्वारा गुजरात विजय के उपलक्ष्य में निर्मित ऐतिहासिक स्मारक कौन सा है? बुलंद दरवाजा, अलई दरवाजा, लाल किला या जामा मस्जिद। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बुलंद दरवाजा। 1772 में जब गुजरात पर अकबर ने विजय प्राप्त की तो इस विजय की याद में उन्होंने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त के विजयों का उल्लेख करने वाली प्रयाग प्रशस्ति किस स्तंभ पर स्थित है? लौह स्तंभ, विजय स्तंभ, अशोक स्तंभ या अलाई मीनार। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अशोक स्तंभ पर स्थित है, जो कि कहाँ स्थित है? कौशाम्बी में स्थित है। तो ये आज की सीरीज का आखिरी प्रश्न था। देखिए, अगर आप कंसिस्टेंट हैं इन वीडियोस के साथ और आप रोज रिवीजन कर रहे हैं तो आपको अपने एग्जाम में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आज हमने अपना डे 6 कंप्लीट कर लिया है और आप यहाँ लगातार आ रहे हैं, तो यकीन मानिए आप एवरेज क्राउड को अलग और पीछे छोड़ते हुए आ रहे हैं। बस इसी कंसिस्टेंसी को बनाए रखना है, क्योंकि सिलेक्शन कोई एक दिन का काम नहीं है, ये रोज के छोटे छोटे एफर्ट्स का ही रिजल्ट होता है। तो चलिए मिलते हैं आप डे 7 पर और अपने अलग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू वेरी मच।